अच्छा जी, अब ज़रा बात करते हैं बजट 2025 और 26 की, जिसका भी आना है। ईद से पहले आने वाले हैं ये तमाम सूरत हाल। उसमें बिलखुसूस बात करना चाहेंगे तनख्वाहदार तबके की, जिसके लिए कहा जा रहा है कि कुछ रिलीफ होगी। लेकिन आपको बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, तनख्वाहदार तबका मज़ीद पिसता चला जा रहा है। अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ साल 2023 से लेके साल 2025 तक जो मुमकिन तौर पर जिस तरह ये टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे सैलरीड क्लास के ऊपर, आपको बताते चलें कि ये तकरीबन अगर इसको कंपेयर किया जाता है पूरी की पूरी रिटेल सेक्टर से, पूरे के पूरे एक्सपोर्ट सेक्टर से, तो तनख्वाहदार तबका उनसे कई गुना ज़्यादा, तकरीबन 4.5 गुना ज़्यादा टैक्सेस दे रहा है। कई लोग ये सवाल करने पे यकीनन मजबूर हैं कि इससे उनको फ़ायदा क्या हो रहा है और क्यों तमाम का तमाम टैक्स का बोझ सैलरीड क्लास के ऊपर डाला जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। इनसे जानेंगे कि रिलीफ की जब बात की जाती है तो क्या रिलीफ मिलेगी, और इतना ज़्यादा यानी जो बुलंद तरीन सतह है, अगर आपकी सालाना जो तनख्वाह है वो 4 मिलियन यानी 40 लाख से ज़्यादा है, तो आप तकरीबन सबसे हाईएस्ट स्लैब यानी 35% टैक्स देते हैं। क्या इसमें मजीद बढ़ाई आप देख रहे हैं, मजीद ये ऊपर जाने वाले हैं शायद साहब टैक्सेस? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी मसला ये है कि पाकिस्तान जो टैक्स वसूल कर रहा है जी, वो FBR, उससे तो जो सूबों को हिस्सा देते हैं उससे तो कर्जों का सूद ही अदा नहीं होता। तो अगर कोई रिलीफ की बात करते हैं तो पहला सवाल ये पैदा होगा कि ये कहाँ से देंगे? बजट खसारा बढ़ा के देंगे? क्यों? क्योंकि अगर हुकूमतें वफाकी और सूबाई इसमें दिलचस्पी नहीं रखती कि टैक्सों की चोरी रोककर, मईशत को दस्तावेजी बनाकर टैक्सों का मुनसफाना निज़ाम वज़ा करके अपनी आमदनी बढ़ाएं, तो आप रिलीफ दे सकते हैं ना। अभी तो रिलीफ देने का सवाल इसलिए नहीं है। मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि जो आईन पाकिस्तान कहते हैं 25 अलिफ कि हर बच्चे को मुफ्त और लाजमी तालीम देनी है, तो तालीम और सेहत में हम कुछ 7,000 अरब रुपया सालाना कम मुख्तस कर रहे हैं, 7,000 बिलियन रुपीज़ पर ईयर। तो 26 मिलियन बच्चे तो कभी भी स्कूल नहीं जाएंगे, ना इलाज मुआवजा होगा। इसी तरीके से तरक्याती अखराजात में हम कोई तकरीबन 3,500 अरब रुपया कम मुख्तस कर रहे हैं। तो रिलीफ तो बात की बात है, सवाल तो ये है कि क्या ये मरफाती मईशत और ये बजट तजावीज़ और IMF का हमारे ऊपर शिकंजा कहीं खुदा न खास्ता पाकिस्तान को सलामती के खतरात से तो नहीं दो चार कर देगा। और साइलिड सर की जो आपने बात की, तो उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। जो सोशल मीडिया पर जो है पॉलिटिकल बातें करते हैं, ये बातें क्यों नहीं करते कि भाई पाकिस्तान में मईशत दस्तावेजी क्यों नहीं है? तो सवाल ये है कि जो सैलरी क्लास है उसका तो एट सोर्स ही टैक्स कट जाता है, उसके पास उसकी कोई यानी, और फिर भी हम ये देखते हैं कि इसके भी गोशवारे जमा नहीं कराए जाते। अब एक दफ़ा फिर हुकूमत ने ये इंदिया दिया है कि फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के बीच में, एक तो ये 2 क्लासेस में पाकिस्तान को बांट दिया गया है, फाइलर्स एंड नॉन फाइलर्स को ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस का सामना करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे कि अगर आप अपने ही पैसे अकाउंट से निकालवाते हैं और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, यानी फ्रॉम 0.6% इसको बढ़ाकर 1.2% कर दिया गया, यानी अपने ही पैसे आपके लिए निकालना मुश्किल हो जाएगा। और कई इस तरह की सिचुएशंस लगाई जा रही हैं। आपको लगता है कि ये इंसेंटिवाइज करेगा लोगों को टुवर्ड्स टैक्स फाइलिंग? देखिए, बिलाशुबा ये मईशत की तबाही का मसला है और ये कोई नई चीज नहीं है। पहली बात तो आपको बता दो, दुनिया में कोई नॉन फाइलर कोई चीज नहीं होती। या तो होता है जो रिटर्न फाइल करता है, ये वो जिसको नहीं करनी, बाकी मुजरिम है। लेकिन हमारे यहाँ दानिस्ता ये बनाया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है। बहुत पहले ये किया गया था कि जी कैश आप बैंक से निकालेंगे तो आपसे पैसा ले लिया जाएगा अगर आप नॉन फाइलर हैं। अरे भाई, तो अगर मेरी आमदनी करोड़ों लोग, मैं जानता हूँ करोड़ों लोग जो कौमी बचत स्कीमों में लगाते हैं, बैंकों में पैसा रखते हैं, जब उनका पैसा 20-25 लाख रुपए है, उनकी आमदनी 6 लाख रुपए से कम है, उनको तो टैक्स रिटर्न देना ही नहीं है। तो आप 9 लाख, फिगर मैं आपको देता हूँ, 9 करोड़ मोबाइल होल्डर से हम टैक्स लेते हैं, हालांकि उनकी आमदनी कम है, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मासी, मजदूर, 9 करोड़ लोग हैं। इसी तरह से करोड़ों लोग हैं जो बैंकों में, कौमी बचत स्कीमों में पैसा लगाते हैं, उन पर टैक्स ले लिया जाता है। तो ये तो बेसिकली मईशत को दस्तावेजी बनाने के बजाय, टैक्स चोरी रोकने के बजाय उन लोगों को मजीद कुचलना है जिनके साथ पहले ही नाइंसाफी हो रही है।
बिल्कुल सही। शायद साहब, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने पहले ही इंडिया दे दिया है कि जो टारगेट सेट किए जा रहे हैं कि जी $60 बिलियन की एक्सपोर्ट कर पाएंगे हम 2029 तक, यानी 2029 तक, उन्होंने कहा ये अनअचीवेबल है। यानी हमें नजर आ रहा है कि अगले 5 साल भी देयर इज नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। इस वक्त मुल्क में क्या चीज़ मौजूद नहीं है? आपको फाइनेंसिंग मिली हुई है, आपके पास एक स्वीट स्पॉट आ चुका है, रिजर्व्स आपके बढ़ रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग पे बात की जा रही है, यहाँ तक कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में कई दिहाइयों कई सालों में आपके पास सरप्लस बिजली भी मौजूद है। फिर क्यों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कहती है कि $60 बिलियन भी हम एक्सपोर्ट में नहीं पा सकेंगे? वो उन्होंने बहुत समझदारी की बात की है, क्योंकि किसी ज़माने में आपको याद हो ये हदफ $150 अरब का था जी। अगर हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि हमारी तरजीह जो है वो रेमिटेंसेस है, एक्सपोर्ट नहीं है। पाकिस्तान मेरे ख्याल से शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है, दुनिया का वाहिद मुल्क जिनकी रेमिटेंसेस ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट कम है। क्या आपको मैं बताऊं, भारत हमारा दुश्मन है लेकिन उसकी एक्सपोर्ट 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स ऑफ रेमिटेंसेस। अब सर मेरा सवाल है आपसे कि कैसे ये इतनी रेमिटेंसेस, यू नो देयर आर टाइम जब हम हमेशा कहते हैं 9/11 का वाकया हुआ, दुनिया में अनसर्टनिटी होती है, पाकिस्तान को एक अमन का गहवारा समझ के या वालिदैन के यहाँ होने की वजह से लोग पैसे यहाँ पे भेजते हैं, अपना लॉन्ग टर्म फॉर एवर होम यहाँ पे बनाना चाहते हैं, यहाँ पे मौजूद फैमिली मेम्बर्स को यू नो कोई सहूलत देना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त जो सरमायादार तबका है पाकिस्तान का, वो तो अपनी इंडस्ट्रीज लपेट के किसी रियल एस्टेट को वो जगह देकर वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रही है। रेमिटेंसेस इतनी बड़े नंबर्स में पाकिस्तान आती कैसे? यानी इसका क्या ब्रेकडाउन है? अ लॉट ऑफ पीपल से दिस इज अनदर ग्लोरिफाइड नेम फॉर हुंडी एंड हवाला, दिस इज ब्लैक इकोनॉमी बिकमिंग वाइट थ्रू रेमिटेंसेस। क्या आप ये आर्गुमेंट बाय करते हैं? देखिए, मैं पहला आदमी जिसने ये बात उठाई थी कि ये हम आग से खेल रहे हैं, आग से खेल रहे हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) है कि कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता, ना FIA पूछ सकती है ना ISI पूछ सकती है कि ये पैसा $1 लाख जो आपके पास आ गया ये कहाँ से आ गया। और आपको मैं बताऊं, हर $1 लाख की GT के ऊपर 40 लाख रुपए टैक्सों का नुकसान होता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो कारकुन हैं, जो छोटे छोटे रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, उनको हम सलाम करते हैं। लेकिन ये जो 111(4) के तहत खेल शुरू हुआ कि काला धन यहाँ से जो है हुंडी हवाले के जरिए चोरी का पैसा बाहर गया, वो रेमिटेंसेस के जरिए वापस आया 111(4) के तहत, और सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें ये बात तस्दीक की गई थी। तो बेसिकली मेरा अपना अंदाजा ये है कि हमारी 10-12 अरब डॉलर की वो रेमिटेंसेस हैं जो कि काले धन को सफेद कर रहे हैं, मगर हुकूमत एनकरेज कर रही है। मैं आपको एक बात बता दूं जो आपका सवाल से ताल्लुक है। मुझे ये बताइए कि आप कैश विड्रॉल वगैरह में बातें करते हैं, अगर मैं 10 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी बेचता हूँ, हुकूमत के कानून के तहत वो 3 करोड़ में रजिस्टर होती है, तो मेरे पास भी ये 7 करोड़ का मेरी जायज आमदनी का पैसा है जो काला धन है, मैं उसका क्या करूँगा? मैं उसको बाहर भेजूंगा, मैं उसको हुंडी हवाले के जरिए भेजूंगा, वापस मंगाऊंगा, या सर हद तो ये है कि इस वक्त जितनी टैक्स रेजीम इंट्रोड्यूस की जा रही है, मिसाल के तौर पे अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन हैं, सरमायादार हैं, आपके कई कारखाने यहाँ पे चल रहे हैं, पीपल हैव फाउंड वेरियस वेज, वो 6 माह से ज़्यादा पाकिस्तान के रिहायशी नहीं रहते, ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने के ज़रिए उनका इनकम टैक्स और बाकी टैक्सेस उनके मज़ीद बढ़ जाते हैं। पीपल नो जो यहाँ पे रेंटल प्रॉपर्टीज़ को लेके चल रहे हैं, अब उन्होंने रेंट आपको बैंक अकाउंट में या ऑनलाइन ट्रांसफर्स के ज़रिए नहीं बल्कि हार्ड कैश में लेना शुरू कर दिया है। दीज आर ऑल रियलिटीज़ विच आर हैपनिंग, और कोई इस पर क्रैकडाउन करने की ऐसी सीरियसनेस नज़र आ नहीं रही है। नहीं, आपकी बात सही है। पहले मैं आपको एक बात जी, जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि FBR अपनी इस्तेदाद से 15,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहा है, सिर्फ FBR, अगर सूबे मिला लें तो वो बनता है 25,000 अरब रुपया सालाना कम वसूली। और 2027 का जो हमने हदफ रखा है IMF के साथ, उसमें ये 25,000 अरब रुपए की कमी वसूल करना शामिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम चाहते नहीं है, मईशत को हम दस्तावेजी बनाना नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि GST बढ़ा दें, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दें, तनख्वाहदार तबकों को क्रश कर दें, तालीम का बजट कट कर दें। ये आग से खेल रहे हैं, ये आग से इसलिए खेल रहे हैं। थैंक यू फॉर वंस अगेन रीइटरेटिंग द वार्निंग। शाहिद साहब, हमेशा आपसे बात करके यू साउंड लाइक द वॉइस ऑफ रीजन, लेकिन बात वही है कि शॉर्ट टर्म मेजर्स या हम एक लॉन्ग टर्म अप्रोच देखनी पड़ेगी। बोल्ड डिसीजंस की ज़रूरत है, लेकिन दे कैन नॉट बी हाफ बेक्ड। हमारे सामने है कि पाकिस्तान के रिटेल सेक्टर को अगर इनफॉर्मल से फॉर्मल करने के लिए ताजिर 2 स्कीम लॉन्च की गई, अनफॉर्चुनेटली फॉर वट एवर रीजन्स इट वॉज नॉट वेलकम्ड, और वो बुरी तरह से हमारे सामने कोई भी सक्सेस लाए बगैर फेल हो गई। लेकिन अब देखते हैं इंशाल्लाह ताला जब बजट आ जाता है उसके बाद इस पर तबसरा करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए।